सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 क्या है? ये चैप्टर आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। पावर आप लोग बोलते हैं बट इट इज एक्चुअली पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में, फिर एनर्जी और फिर पावर के बारे में। सो अगर मैं बोलूं कि वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब? ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कि जब बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा तब। सो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब अगर मैं इसको कंपोनेंट के टर्म में सॉल्व करना चाहूं कि जो हमारा फोर्स है और जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो हमारा किस पे एक्ट कर रहा है? एक एंगल पे एक्ट कर रहा है। एंगल पे कैसे? मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आपका एक बॉडी रखा हुआ है, इस सरफेस पे हमने एक फोर्स यहां से लगाया। ठीक है, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हमारा क्या होगा? बॉडी जो हमारा पहले इस पोजीशन पे था, बॉडी हमारा आगे मूव करके किसी इस पोजीशन पे आएगा और कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा s। दैट मींस पहले बॉडी यहां पे था, अभी हमारा बॉडी कहां पे आ जाएगा? तो अभी हमारा बॉडी इस पोजीशन पे आ जाएगा। तब हम बोलेंगे दैट वर्क इज बीइंग डन। जो हमको दिख रहा है दैट इज पुशिंग ऑफ अ चेयर, पुलिंग ऑफ अ चेयर, ठीक है, हिटिंग ऑफ अ बॉल, क्रिकेट बॉल, हिटिंग ऑफ अ फुटबॉल। ये सब क्या एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन है। तो अगर मानिए कि जो आपका वर्क डन हो रहा है, आपका वर्क डन का डायरेक्शन आपका क्या है? ये है, मतलब बॉडी आपका यहां से इधर मूव किया, दैट मींस इस डायरेक्शन में आपका वर्क डन हुआ। और जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, हमारा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये है और इनके बीच में एंगल कितना है? तो इनके बीच में एंगल है हमारा थीटा। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन मिलेगा तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा? सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। अगर वो स्मॉल डिस्टेंस को मूव कर रहे हैं तो एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जा रही है, कंडीशन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो था हमारा बेसिक कि हमारा वर्क क्या होता है, वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फोर्स और वर्क अगर एंगल पे हो तो फिर हम कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि वर्क डन जो हमारे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वर्क डन के भी टाइप होते हैं भैया। अब सोचोगे कि वर्क डन के टाइप किस तरीके से आपके होंगे। सो वर्क डन के बेसिकली हम लोग के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव वर्क। सेकंड क्या है? नेगेटिव वर्क। और थर्ड क्या है? जीरो वर्क। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पॉजिटिव वर्क होगा तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि आप एक एक्सिस को ड्रॉ कर लो। ये आपका ओरिजिन है। अगर वर्क इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर आपका वर्क डन 90 से 180 के बीच में है तो वर्क डन नेगेटिव। और अगर आपका एंगल 90 डिग्रीज है तो वर्क डन 0। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क के लिए कि जो आपका थीटा होगा
theta will be 0 to 89.9 डिग्रीज। नेगेटिव वर्क के लिए थीटा इज इक्वल टू 90.1 टू 179.9, ठीक है। और जीरो वर्क के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब बेसिकली ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है, ये वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा? सो दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर थीटा। तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर फोर्स, तो ये आपका क्या होगा? एंगल थीटा, तो मतलब वर्क डन नेगेटिव। और तीसरा केस हमारा क्या हो गया? दिस इज योर वर्क डन एंड दिस इज योर फोर्स, और ये एंगल है हमारा थीटा, मतलब कि वर्क डन 0। तो ये तो हमने वर्क डन के बारे में बात कर लिया कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होगा। अब कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब 0 होगा? तो एग्जांपल देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। जब भी आपका फ्री फॉल होगा तो उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे? तो W इज इक्वल टू प्लस mg आएगा, तो वर्क डन क्या हो गया? वेट। W इज इक्वल टू प्लस mg आपने लिया, ठीक है। तो इस केस में आपका वेट क्या हो जा रहा है? आपका वेट प्लस जा रहा है, तो वर्क डन आपका क्या होगा? तो आपका वर्क डन यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में, या पॉजिटिव वर्क के और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, मतलब कि हॉर्स जब हमारे कार्ट को पुल कर रहा है, मतलब हॉर्स का डायरेक्शन क्या है? मूवमेंट का ये है। कार्ट के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है, मतलब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? तो आपका वर्क डन आएगा पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव वर्क के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव वर्क हमारा किस तरीके से हो जाएगा? एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, कि मतलब अपने ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका। दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा? अप्लाइंग ऑफ ब्रेक्स। अब अप्लाइंग ऑफ ब्रेक्स में कैसे हुआ कि आपने जब ब्रेक अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तभी तो आपका ब्रेक अप्लाई होगा। अगर फोर्स अप्लाइड और जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो सेम हो गया तो उस केस में आपका स्किडिंग होने का चांसेस क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब आपका ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन का। जीरो वर्क डन, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कूली कैरिंग अ लोड ऑन इट्स हेड, कि हमारा जो कोई कूली है और कूली हमारा क्या काम कर रहा है? तो कूली हमारा सिर के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रहा है। तो उस केस में आप अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट का वर्क डन कूली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स 90 डिग्रीज, तो मतलब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? तो आपका वर्क डन हो जाएगा 0 डिग्रीज का। एग्जांपल खुद सोचो ना कि आप अपने सिर पे कोई चीज लेकर के मूव कर रहे हो, या अपने हाथ में आप कोई चीज लेकर के मूव कर रहे हो, तो वहां पे वर्क डन थोड़े ना हो रहा है, वहां पे तो आपका वर्क डन 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप ऑफ वर्क डन थे, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको कि है वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी हमारा क्या होता है, हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे कि आपका एग्जांपल, सुबह के समय में क्या होता है कि आप सुबह के समय में आप जब सो करके उठते हो तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो आप इजीली वर्क को करते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका दिन ढलता है और आपका शाम आता है तो आपके साथ क्या होता है, आपका एनर्जी डिप्लीट होता है। तो जब आपका एनर्जी डिप्लीट होता है तो उस केस में आपका वर्क डन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो आपके वर्क डन की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा एनर्जी का डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। और मेथड कौन सा अप्लाई किया हमने, तो ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम ग्राफिकल मेथड से हमारा किस तरीके से होगा। ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्टेंस है। अब मान लो कि बॉडी आपका इनिशियल पोजीशन पे यहां है, बॉडी आपका फाइनल पोजीशन पे यहां है, और दोनों के फोर्स में आपका डिफरेंस है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों के अप्लाइड फोर्स में हमारा क्या आ रहा है, हमारा दोनों के अप्लाइड फोर्स में अगर आप देखोगे तो जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो आपका चेंज हो रहा है तो आपका फोर्स भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, आपका फोर्स कौन सा लग रहा है, वेरिएबल फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स लगता तो आपका ये एक स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा किस टाइप का फोर्स हो गया, तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स में आखिरकार हम वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है दैट W इज इक्वल टू F डॉट ds। ठीक है, cos थीटा, if theta is equal to 0 degrees तो W is equal to F dot ds। ये होगा हमारा डायरेक्टली। तो मैं क्या लिख सकता हूं, W is equal to F हमारा किसके इक्वल है, तो ma के इक्वल है, डॉट ds। अब मैं ds को इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन तक। मैंने तो यही काम करूंगा ना, इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन तक मैंने कर दिया। तो W इज इक्वल टू ma xf माइनस xi आएगा। दैट मीन्स कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी देखेंगे तो हमारा ये सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारा किस तरीके से आया, तो हमको अब ये भी तो सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको न्यूमेरिकल्स में इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, और वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखो, या तो आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, दैट W is equal to integration from xi to xf f dot ds। आपका ये दोनों तरीका क्या है, आपका ये दोनों तरीका सही है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब हमने बात कर लिया वर्क का, हमने बात कर लिया एनर्जी का, हमने बात कर लिया वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और अब यहां से आपका मेन डेरिवेशन शुरू होता है। ठीक है,
वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कौन सा मेथड? तो ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब देखिए कैसे। मानिए कि यहां पे हमारा कोई एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। आपने इस बॉल पे एक फोर्स लगाया तो बॉल हमारा क्या हुआ? बॉल हमारा मूव करना शुरू हुआ और मूव करके बॉल हमारा किसी इस पोजीशन पे पहुंचा। ठीक है, यहां पे बॉडी की कुछ आपकी फाइनल वेलोसिटी v है, कुछ वेलोसिटी है। 0 मतलब इसकी वेलोसिटी नहीं है क्योंकि यह हमारा मूवमेंट में है। बॉडी यहां से यहां आने में हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस s कवर किया है। तो हमें यह पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at। ये तो हमें पता है ना that v is equal to u plus at। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है तो v is equal to at। तो मतलब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ बॉडी में? तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ हमारा v by t। एक आपके पास ये है। अब लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे हमें कहीं पे भी टाइम नहीं पता है। हमें क्या क्या पता है? तो हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है। इसके सिवा कुछ पता है आपको? नहीं। तो दैट मींस अगर मैं इस इक्वेशन से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए आऊंगा तो हमें वेलोसिटी तो पता रहेगा लेकिन हमें टाइम नहीं पता होगा। तो इस केस में अब हम क्या काम करेंगे? तो हम देखते हैं कि और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये टर्म तो हमारा 0 हो गया लेकिन यहां फिर भी हमारा टाइम बच रहा है। टाइम तो यहां भी रिमेनिंग है और हमें यहां पे टाइम नहीं पता है ग्राफ में। तो दैट मींस कि हम इस इक्वेशन का भी यूज नहीं करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन which is equal to v square is equal to u square plus 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square equal to u square plus 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो v square is equal to 2as। तो एक्सेलरेशन is equal to v square by 2s। और यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमें वेलोसिटी भी पता है और हमें s भी पता है। या अगर आपको फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट करना होगा तो आप ये फॉर्मूला का अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम देखते हैं कि यहां से यहां आने में बॉडी आखिरकार कितना वर्क डन कर रहा है। क्योंकि हमारा बॉल इस पोजीशन से दैट मींस पोजीशन A से पोजीशन B पे आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? वर्क डन इन मूविंग द बॉल फ्रॉम A टू B। A टू B मूव करने में आखिरकार हमारा कितना वर्क डन हो रहा है? तो W इज इक्वल टू F डॉट S आपका फॉर्मूला है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू MAS बिकॉज F इज इक्वल टू MA, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो W इज इक्वल टू M v स्क्वायर बाय 2s इंटू s। m एक्सेलरेशन की जगह v स्क्वायर बाय 2s और इंटू s। ये s से ये s कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा? mv स्क्वायर अपॉन 2। तो एक तरीके से
अगर आप फॉर्मूले को रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आपको पता है दैट mv²/2 किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? दैट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ ऑफ mv²। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, और वर्क करने की कैपेसिटी क्या है? हाफ ऑफ mv²। मतलब एनर्जी बॉडी के अंदर कितना है? हाफ ऑफ mv²। तो आपने आज तक जो ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि आप मुझे इसका प्रूविंग करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की इक्वल होता है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमने देख लिया, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हमने देख लिया। तो और हमने इन दोनों का क्या, हमने कैलकुलस मेथड भी देख लिया, हमने इसका ग्राफिकल मेथड देख लिया। अब हमको क्या करना है? हमको अब इसका कैलकुलस मेथड देखना है। ग्राफिकल मेथड तो अभी आपने देखा ना, तो अब हमें इसका कैलकुलस मेथड देखना है। सो कैलकुलस मेथड ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए, हमें पता है वी नो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब हम इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2m। तो 1/2m से जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2m v² माइनस 1/2m u² इज इक्वल टू 1/2 और 1/2m 2as। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हाफ ऑफ mv² माइनस हाफ ऑफ mu², मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू MAS। MA किसके इक्वल है? तो हमको पता है दैट MA इज इक्वल टू F। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू F.S, या फिर डेल्टा K इज इक्वल टू W। तो दैट मीन्स अगर मुझे वर्क को डिफाइन करना होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे? दैट वर्क इज डिफाइंड एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे? वर्क इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हमने क्या कर लिया? तो हमने कैलकुलस मेथड से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां पे अभी प्रूव कर लिया है। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए यहां पे। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं एक वेरिएबल फोर्स की। सो वर्क एनर्जी थ्योरम बाय, या फिर असल में वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स बाय कैलकुलस मेथड।
अब अगर मैं कैलकुलस मेथड पे आऊं तो हमें पता है दैट W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। हमें ये फॉर्मूला पता है ना दैट एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ये होगा हमारा। अब हम क्या काम करते हैं, वी नो F इज इक्वल टू एम ए, तो मैंने यहां क्या लिखा, W इज इक्वल टू एम ए डॉट डी एस। ठीक है, ठीक है, तो W इज इक्वल टू एम ए डॉट डी एस आया। अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, तो वी नो A इज इक्वल टू dv by dt, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू m dv by dt डॉट ds, m dv by dt डॉट ds। अब मैं इसको, इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिखा W इज इक्वल टू m dv ds by dt। we know ds by dt is your velocity, तो W इज इक्वल टू mv dv मिलेगा आपको, सिंपल। तो W इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ v dv अगर मैंने किया है तो मैंने कहां से v इनिशियल टू v फाइनल किया है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, m v फाइनल का स्क्वायर माइनस एम वी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और अब अगर मैं यही देखूं तो हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा प्रूविंग किसका हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रूविंग वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब जब आप वेरिएबल फोर्स का वर्क डन समझ गए, जब आप कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन समझ गए, आपने काइनेटिक एनर्जी को निकालना आप समझ गए बाय ग्राफिकल मेथड, तो मतलब हम एक बार क्या काम करते हैं कि एक बार हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। चलिए, तो कैलकुलस मेथड से हम काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। if theta is equal to 0 degrees तो W is equal to F dot ds, W is equal to ma ds। बस वेरिएबल फोर्स का जैसे आपने किया था वही स्टेप को बस हमको आगे सॉल्व करना है। तो W is equal to m dv by dt dot ds, तो W is equal to m dv डॉट ds by dt, तो W इज इक्वल टू m v dv हमें मिल गया यहाँ पे। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी को जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बाय कैलकुलस मेथड, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में लिखा होता है that the kinetic energy means
द बॉडी इज इन मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी तो आपका जीरो हो जा रहा है। अब यहां से क्वेश्चन आपका जो अराइज होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा इस डेरिवेशन के बाद, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, W इज इक्वल टू एम वी डी वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v। W is equal to mv square by 2 from 0 to v, और W is equal to mv square upon 2, क्योंकि ये 0 हो गया और यही हमारा किसका फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी का। और ये वर्क डन किस फॉर्म में होगा, सो दिस वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन की मैंने बात की थी तो वो क्वेश्चन बेटा आपका ऐसा बनता है कि अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी व्हाइल कैलकुलेटिंग बाय कैलकुलस मेथड में मैंने क्या लिया, इनिशियल वेलोसिटी को तो मैंने जीरो लिया। दो स्टेटमेंट्स मैंने अभी लिखा है, दैट मीन्स फॉर काइनेटिक एनर्जी u is equal to 0, but for work energy u is not equal to 0। That means काइनेटिक एनर्जी में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट वर्क एनर्जी में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ऐसा कैसे हो गया, तो बेटा वर्क डन आपको अगर कैलकुलेट करना है तो मान लो मैं चल रहा हूं, आपका मैं ऑलरेडी मोशन में हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स या वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो उसका मतलब ही क्या हो जा रहा है कि जब आपका फोर्स अप्लाई होगा तभी आपका वर्क डन होगा। सो इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इट क्लियरली मींस, उसका मतलब साफ साफ क्या हो जाएगा कि इफ फोर्स इज अप्लाइड दैट मींस द बॉडी हैज गॉट सम इनिशियल वेलोसिटी, एंड एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स और वी कीप द फोर्स कांस्टेंट, जो हमारे दोनों केसेस हैं, so what will happen, the initial velocity will start and then at a further point at time interval t we will calculate the final velocity of the body। तो इसका साफ साफ मतलब ये हो जा रहा है कि वर्क एनर्जी में कि वर्क आपका कब होगा, जब आपका फोर्स अप्लाई होगा, और अगर आपका फोर्स अप्लाई हो गया तो दैट मींस आपका बॉडी रेस्ट पे नहीं है, आपका बॉडी मोशन में आ गया है, और अगर आपका बॉडी मोशन में आ गया है तो आपका वहां पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों हो सकता है। किस तरीके से, एग्जांपल देखो, अ कार इज मूविंग with a velocity of 2 meter per second, it then accelerates and reaches a velocity of 5 meter per second in 20 seconds. Calculate the work done। और आपको गिवन है कवर्स डिस्टेंस आपको दिया हुआ बाय चांस मान लो 20 मीटर, क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 20 सेकंड, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। पहले आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, मास भी आपको दिया है और 50 केजी कार, तो पहले आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन के बाद आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, फिर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी कारण समझाया क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, द कार इज इन मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फोर्स उस पे कुछ लगा है। अगला केस, यू जस्ट अप्लाइड अ फोर्स एंड द कार स्टार्ट्स मूविंग, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0।
तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि काइनेटिक एनर्जी में हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लिया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में हमेशा हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। वर्क एनर्जी में भी हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन ही है, बट यहां पे u इज इक्वल टू 0 होगा, यहां पे u इज नेवर इक्वल टू 0। हाँ, हो सकता है जैसे मान लो कि आपसे ये क्वेश्चन में आपसे दे सकता है कि आपको एक बॉडी है, बॉडी जस्ट रेस्ट पे था, रेस्ट से जस्ट स्टार्ट किया, तो उस केस में आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, मैं लिख सकता हूं इसको दैट u कैन बी 0 एंड u कैन नॉट बी 0, दोनों केसेस आपका अप्लाई हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पहले पढ़ा, वर्क हमारा क्या होता है, फिर वर्क किस तरीके से हम उसको कंपोनेंट में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, फिर वर्क एनर्जी बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से। उसके बाद हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी बाय ग्राफिकल मेथड और काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मतलब हमारे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हमें यही पता है ना, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और हमें पता है दैट p इज इक्वल टू mv, p हमारा क्या है, मोमेंटम। अब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाई किसके साथ, m के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, m से m कैंसिल आउट क्योंकि mv स्क्वायर। अब हमें पता है p इज इक्वल टू mv, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर अपॉन m, लिख सकता हूं मैं, तो लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो हमारा रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अभी ये आगे आपका फर्दर और सॉल्व होगा। सो हमें क्या मिला, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अगर अब हमें मोमेंटम के टर्म में चाहिए होगा तो हम कैसे लिखेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk और p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। तो दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, और अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन में मोमेंटम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी है तो हमारा टॉपिक क्या आएगा और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी possessed by an object at rest। मतलब कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसमें आपका जो एनर्जी प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल, वाटर stored in a बकेट, कि हमारे बकेट में एक पानी रखा हुआ है, मतलब एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, और जब इसी पानी को जब आप बाल्टी से गिराओगे तो द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप सो रहे हो। अब जब आप सो रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी तो प्रेजेंट है, अगर एनर्जी नहीं प्रेजेंट है दैट मींस यू आर डेड, डायरेक्ट फंडा। अगर एनर्जी नहीं प्रेजेंट है तो आप डेड हो, और अगर आप अलाइव हो तो आपके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। उस वक्त एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है, तो आप रेस्ट कर रहे हो तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब आप वर्क करना शुरू किए तो काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, अब बैठोगे तो आपका एनर्जी का ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, दैट मींस आप एक तरीके से आप एनर्जी को क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उठ करके चलना शुरू कर दिए, सो पोटेंशियल चेंजेस टू काइनेटिक। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, कौन सा, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, तो आप सिंपली बोलते हो वैसा पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वजह से हमारा कुछ ग्रेविटी पर वो एक्ट करे, यही तो आप बोलते हो, वैसा पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वजह से हमारे वो ग्रेविटी पे आखिरकार हमारा क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो हमको अब ये कैलकुलेट करना है, एक्सक्यूज मी। तो अब मैं क्या काम करता हूं, यहां पे हमें पता है दैट F इज इक्वल टू ma। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू mg। क्यों, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मान लो कि ये आपका अर्थ का सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां पे प्रेजेंट है एट हाइट h, तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने में कितना वर्क डन होगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, सो वर्क डन इज इक्वल टू mg, और S कितना है, हाइट के इक्वल है, h के इक्वल है, और यही जो हमारा वर्क डन होगा ये हमारा किस फॉर्म में होगा, तो पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होगा। लेकिन यहां पे फिर एक लॉजिक आपका फंस रहा है। अब आपका लॉजिक क्या फंस रहा है कि मैंने तो बोला कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि ऑब्जेक्ट तो आपका रेस्ट पे है, और फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या बोल दिया कि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो दैट मींस यहाँ तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का आपका क्या हो जाएगा कि U इक्वल टू mgh रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे बॉडी, मान लो कि आपका ये कोई
बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से हाइट h पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा। ध्यान दो, मैं यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यूजी की बात कर रहा हूं। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगला केस हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो अर्थ के सरफेस पे है, ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब h की वैल्यू कितनी है, 0। तो u ऑफ g हमको कितना मिला था, mgh, दैट मींस ug हमारा क्या होगा, 0। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट kept on the surface of earth, gravitational potential energy is equal to 0। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके अर्थ के सरफेस पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस केस में कितना हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने वर्क के बारे में बात कर लिया, हमने एनर्जी के बारे में बात कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कि फोर्सेस भी तो हमारे दो टाइप के होते हैं, कंजर्व फोर्स, नॉन कंजर्व फोर्स। तो हमारे ये क्या होता है और इसका मतलब आखिरकार हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।